नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मीडिया पर। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे राजस्थान एसआई एग्जामिनेशन 2016 का प्रश्न पत्र 2 और उसकी ऑफिशियल आंसर की। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये है चैनल आपकी मदद के लिए बनाया गया है। सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आप सभी को राजस्थान सब इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी, एग्जाम का पैटर्न और ये सभी चीजें डिटेल में समझाऊं, फिजिकल में क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और आज के इस वीडियो का हम सभी लाइक रखते हैं ओनली 1000 लाइक्स। ओके, लाइक एम है केवल 1000 लाइक्स। तो सभी, मुझे पता है आप सभी मिलके हम मेरे 1000 लाइक्स का एम जरूर पूरा करोगे। और आपके कोई दोस्त रिश्तेदार यदि सितंबर 2021 में, जो कि एग्जाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर का 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को, उसमें यदि बैठने वाला है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से। वीडियो के नीचे शेयर का लिंक दिया हुआ है, ताकि वो आपका दोस्त या रिश्तेदार आपको धन्यवाद करे कि आपकी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ और उसको हेल्प हुई। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके विकल्प हैं पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अर्णव राज या फिर विग्रहराज चतुर्थ। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 4। सबसे पहले आए पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजय राज, फिर अर्णव राज, फिर विग्रहराज। ठीक है दोस्तों, और ये सारे उत्तर जो मैं बता रहा हूं, ये राजस्थान आरपीएससी ऑफिशियल की के तहत आपको उत्तर बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 2, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। आपके विकल्प हैं रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी या फिर देवी शंकर तिवारी। इस सवाल का सही जवाब है प्रयागराज भंडारी। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया। विकल्प हैं सतारा, झांसी, अवध या फिर नागपुर। इस सवाल का सही जवाब है अवध। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर या फिर टेराकोटा शिल्प मोलेला। देखिए दोस्तों, थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही। मीनाकारी जयपुर की है, बिल्कुल सही। अजरक प्रिंट सांगानेर का नहीं है दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है अजरक प्रिंट, यह बाड़मेर का है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। टेराकोटा शिल्प मोलेला की है, ये बिल्कुल सही है। तो गलत विकल्प ऑप्शन 3 है। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए तथा प्रयोग किए गए कूट के आधार पर नीचे दी गई सूची में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। लेखकों के नाम हैं कर्णिदान, श्यामल दास, मोहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्र। और इनकी पुस्तकों के नाम हैं मारवाड़ रा परगना री विगत, सूरज प्रकाश, वंश भास्कर और वीर विनोद। तो आप सभी को मैं 15 सेकंड का टाइम देता हूं। आप ये सूची मैच करके देखिए, मिलान करके देखिए और हमें उत्तर देने की कोशिश करिए कमेंट में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ने उत्तर ढूंढ लिया होगा। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है, किस किस ने सही उत्तर ढूंढा बताइए मुझे कमेंट करके। इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, कर्णिदान जो थी
वह पुस्तक सूरज प्रकाश, करणीदान जी ने सूरज प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। श्यामल दास की पुस्तक का नाम वीर विनोद था। ठीक है। और मुहनोत नैन्सी आप सभी जानते हो, मारवा अड़ रा परगरा री विगत, ये मुहनोत नैन्सी की किताब है। और सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित किताब का नाम है वंश भास्कर। जिसने भी विकल्प 1 उत्तर दिया है कमेंट में, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? आपके विकल्प हैं किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, पोसिया का सूर्य मंदिर, गोठ मांगलोद का दधिमती माता मंदिर, या फिर चार चौमा का शिव मंदिर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है चार चौमा का शिव मंदिर। आप में से जितने लोगों ने यह विकल्प उत्तर दिया है कमेंट में, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। देख लेते हैं अगला सवाल, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। आपके विकल्प हैं वालर, मांडल, गवरी या फिर लूर। दोस्तों सही विकल्प चुन के हमें कमेंट कीजिए आप कौन सी नृत्य शैली ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, वालर ग्रासिया से संबंधित है, मांडल भी ग्रासिया से है, लूर भी ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, लेकिन गवरी जो है ये गुजरों का नृत्य है। तो इस सवाल का सही जवाब है गवरी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? आपके विकल्प हैं तोरावटी, राजावटी, नागरचोल या फिर राठी। तो दोस्तों देखिए, ढूंढाड़ी भाषा जो है जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसे ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस सवाल का सही विकल्प है, जी बिल्कुल सही आप लोगों ने कमेंट किया है, ऑप्शन 4 राठी। राठी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई। आपके विकल्प हैं कर्नल एबार्ट, कर्नल सावरस, मेजर बर्टन या फिर कैप्टन मोक्स मेसन। दोस्तों 1857 की क्रांति में किस ब्रिटिश अधिकारी को कोटा में मार दिया गया था? जी बिल्कुल सही जवाब, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, मेजर बर्टन। मेजर बर्टन को कोटा में मार दिया गया था क्रांति 1857 के दौरान। अगला सवाल, स्वर्णगिरी हाल किस जैन मंदिर का भाग है? आपके विकल्प हैं नासिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू या फिर नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 1 नासिया मंदिर अजमेर। तो जिन्होंने भी यह विकल्प चुना है कमेंट में, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सवाल का जवाब बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला सवाल, देखिए कैलेंडर दिए गए हैं और उनके प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं। चारों कैलेंडर दे रखे हैं, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या फिर गुप्त संवत। और प्रारंभिक वर्ष दे रखे हैं 622 ईस्वी, 319 ईस्वी, 57 ईस्वी और 78 ईस्वी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 319 ईस्वी में, हिजरी संवत चालू हुआ था 622 ईस्वी में और गुप्त संवत चालू हुआ था 319 ईस्वी में। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में से अक्षल पटलिक की जिम्मेदारी क्या थी? राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षय पटलिक की जिम्मेदारी क्या थी? आपके विकल्प हैं मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, मुख्य विदेश मंत्री के रूप में काम करना या फिर प्रधानमंत्री के रूप में काम करना। इस सवाल का सही जवाब है मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। ठीक है जी। अगला सवाल, निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम के अनुसार जमाएं। होम रूल लीग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं होम रूल लीग जो भारत में स्थापित हुई, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट दोनों द्वारा अलग अलग होम रूल लीग चलाया गया। तो लोकमान्य तिलक ने 1915 और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो 1919 में चला, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला और लास्ट में आया भारत छोड़ो आंदोलन।
तो इस प्रकार इस सवाल का सही विकल्प जो है वो है ACBD, यानी कि विकल्प 4। जिन्होंने भी कमेंट में ये है उत्तर दिया है उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? आपके विकल्प हैं अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या फिर अबुल फैजी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, अबुल फैजी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? आपके विकल्प हैं चौहान, राठौड़, कछवाहा या फिर गुहिलोत। तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले कछवाहा राजपूत राज परिवार ने मुगलों से विवाह संबंध स्थापित किया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है ये। अगला सवाल, COP 23वां यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित हुआ था। आपके विकल्प हैं हेलसिंकी, बॉन, पेरिस या फिर स्टॉकहोम। तो दोस्तों आपका विकल्प नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है, बॉन। अगला सवाल, भोरट का पठार कहाँ अवस्थित है? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भोरट का पठार कहाँ अवस्थित है? आप में से कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं हमें कमेंट करके बताइए। जरा देखें आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं इस सवाल का। भोरट का पठार कहाँ अवस्थित है? आपके विकल्प हैं उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, दूसरा पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, तीसरा विकल्प आमेर से नाहरगढ़ तक या फिर जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। तो दोस्तों 10 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए इस सवाल का सही जवाब और कमेंट करके हमें बताइए जरूर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं राजस्थान SI के बारे में डिटेल से और भी वीडियो बनाऊं अच्छे, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी फीस किसी तरीके की नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। और वीडियो का लाइक एम 1000 है, 1000 लाइक का उसे जरूर पूरा कीजिएगा, ठीक है। भोरट का पठार कहाँ अवस्थित है? जिन लोगों ने हमें विकल्प 1 उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल का सही विकल्प है विकल्प नंबर 1। अगला सवाल, जैव विविधता हॉटस्पॉट सैक्युलेंट कारू अवस्थित है। आपके विकल्प हैं प्रशांत महासागर में, एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में या फिर अफ्रीका में। तो इस सवाल का सही जवाब है, बताइए कौन कौन जानता है इस सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीका में। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया? आपके विकल्प हैं जैसलमेर, सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़ या फिर जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, जालौर या फिर जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर जिन जिलों में रहा था वो जिले हैं जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला सवाल, उस्पलता दर्रा किसके मध्य स्थित है? उस्पलता दर्रा किसके मध्य स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। चिली व अर्जेंटीना, किरथर व सुलेमान, लेह व खरदुंगला, लाहौल व स्पीति। तो दोस्तों उस्पलता दर्रा जो है वो आपका स्थित है चिली व अर्जेंटीना के बीच। जिन्होंने भी इस सवाल का उत्तर चिली व अर्जेंटीना दिया है कमेंट में, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु क्या है? कौन से ऋतु में राजस्थान में लौटता हुआ मानसून का आगमन होता है? आपके विकल्प हैं जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या फिर मार्च से जून। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है अक्टूबर से दिसंबर। अगला सवाल, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। आपके विकल्प हैं 10.23%, 9.57%, 9.18% या फिर 8.34%।
इस विकल्प का सही जवाब है 9.57%। ओके, अगला सवाल, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? आपके विकल्प हैं काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट। दोस्तों सवाल एक बार फिर से, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़, कोंकण तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट। तो इस सवाल का सही जवाब है कोरोमंडल तट। जी हाँ दोस्तों, कोरोमंडल तट जो है वह बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी जो हमारी पूर्वी भारत की तरफ पड़ती है, तो यह पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। इस सवाल का सही जवाब है कोरोमंडल तट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? आपके विकल्प हैं दुर्गापुर, राउरकेला, कुल्टी या फिर भिलाई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कुल्टी। अगला सवाल, सेलवास का अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षावन। दूसरा विकल्प यह भूसंकलन है। तीसरा विकल्प रूस के राजकीय खेत और चौथा विकल्प मरुस्थलीय परवलयिक टीले या फिर स्तूप। तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपके हिसाब से? इस सवाल का सही जवाब है सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। अगला सवाल, नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है? दोस्तों नेपाल हिमालय जो है आप सभी जानते हैं। बताइए कमेंट करके कौन सी नदियों के बीच में नेपाल हिमालय की स्थिति है। आपके विकल्प हैं ब्यास तथा काली, तीस्ता तथा सांगपो, काली तथा तीस्ता, सतलज तथा तीस्ता। इस सवाल का सही जवाब है काली तथा तीस्ता। अगला सवाल, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह धातु किस किस्म का है? देखिए दोस्तों, जो लोहे का आयस्क मिलता है, अलॉय जो लोहे का मिलता है पूरे वर्ल्ड में, वो कई टाइप्स का अलॉय होता है, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोनाइट और सिडेराइट होता है। तो भारत में जो एलॉय लोहे का पाया जाता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में हेमेटाइट और पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था? आपके विकल्प हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों 16-17 में जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था उसका नाम है कर्नाटक, और आज की डेट में भी कर्नाटक इंडिया का कॉफी उत्पाद करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा कॉफी मतलब कर्नाटक में ही उगाई जाती है अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो। और 2-4 और मुख्य फसलों के बड़े उत्पादक राज्य जो हैं उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। सबसे ज्यादा चावल भारत में बंगाल में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा ईख या गन्ना भारत में उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं पहले पंजाब में उगाया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं आज की तारीख में उगाया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। रूर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वह जर्मनी में है दोस्तों। जर्मनी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों जाखम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना कौन से जिले में है राजस्थान के? बताइए। आपके विकल्प हैं टोंक, भरतपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। जिन्होंने भी प्रतापगढ़ कमेंट में उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में जाखम बहुउद्देश्य परियोजना है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके किसका अनुसरण किया गया? आपके विकल्प हैं फ्रांस के संविधान का, कनाडा की प्रणाली का, ब्रिटेन की प्रणाली का या जर्मनी की प्रणाली का। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कनाडा की प्रणाली का। अगला सवाल, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके विकल्प हैं A.M. अहमदी, A.M. हिदायतुल्ला, A.S. आनंद या फिर P.N. भगवती। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड में आप इस सवाल का सही जवाब कमेंट में बताइए।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है PN भगवती। जिन्होंने भी यह जवाब कमेंट में दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास क्या है? बताइए क्या है विन्यास? विकल्प हैं, एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य, एक अध्यक्ष एवं 1 उपाध्यक्ष और 1 सचिव, एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य, या फिर एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर कितने लोग जानते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, विकल्प नंबर 3। अगला सवाल, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? आपके विकल्प हैं राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया था, तो यह विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? आपके विकल्प हैं मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष, मात्र उच्च न्यायालयों के समक्ष, किसी भी न्यायालय के समक्ष, या फिर उच्चतम व उच्च न्यायालयों दोनों के समक्ष। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 4। दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी न्यायालय में, उच्च या उच्चतम न्यायालय में, इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, विकल्प नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 21। तो जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाया नहीं गया था तब तक वो अनुच्छेद नंबर 19 का हिस्सा था। जितने लोगों ने 19 विकल्प चुना है कमेंट में, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? बताइए दोस्तों। आपके विकल्प हैं एक भी नहीं, 2 या 3। तो दोस्तों वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में एक भी व्यक्ति मनोनीत, नॉमिनेटेड मेंबर एक भी नहीं है। ओके, अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम कौन सा रहेगा? इन चारों ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 2 है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। ऑप्शन 3 है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ऑप्शन नंबर 4 है समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है आपने कभी? अगर पढ़ा है तो उसका सही जवाब आपको पता होगा। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3। सबसे पहले आता है न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। तो विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? आपके विकल्प हैं 1, 2, 3 या फिर अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। बताइए फटाफट से, बहुत ही आसान सवाल है। दोस्तों देखो, भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति एक समय में कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी विकल्प 4 दिया है कमेंट में आंसर, वह बिल्कुल सही है उन लोगों का आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। आपके विकल्प हैं प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो बताइए दोस्तों इन तीन विकल्पों में से कौन सी विशेषताएं हैं 1935 अधिनियम के? विशेषताएं पूछ रहे हैं आपसे।
तो दोस्तों ये तीनों ही 1935 के अधिनियम की विशेषताएं हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अगला सवाल, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। आपके विकल्प हैं मंत्री, सचिव, राज्यपाल और स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष। तो बताइए इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, मंत्री। ओ सॉरी, मतलब ये वाला 1, 2 और 4, यानी कि मंत्री, सचिव और राज्यपाल। ठीक है, ये तीनों ही लोग आएंगे लोकायुक्त की जांच के दायरे में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये जो सवाल था 42वां भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था, इसको आरपीएससी ने उस समय इस सवाल को डिलीट कर दिया था, मतलब पेपर होने के बाद इस सवाल को हटा दिया गया था। तो इसका जवाब मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप सभी मुझे इस सवाल का जवाब वीडियो के कमेंट में बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। 42वें प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 29 जमा 1 मुख्यमंत्री, 11 जमा 1 मुख्यमंत्री, 15 सदस्य जमा 1 मुख्यमंत्री या फिर 12 सदस्य जमा 1 मुख्यमंत्री। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या बताइए। तो यहाँ पे 11 सदस्य और 1 मुख्यमंत्री बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला सवाल, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संसद के दोनों सदनों का गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान 102 अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पहला और तीसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, या फिर पहला और दूसरा। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि पहला बिल्कुल सही है, भारतीय संसद में दोनों सदनों के गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दूसरा भी बिल्कुल सही है, संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तीसरा विकल्प, संविधान संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। जी दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, वित्त विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है आपका। तो इस हिसाब से केवल पहला और दूसरा यानी कि विकल्प 4 सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजगोपालचारी, दीनदयाल उपाध्याय या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों आपको बता दूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही जनसंघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अगला सवाल, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक को कौन सा स्थान दिया गया। तो दोस्तों 2016 की जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का जो स्थान था वह था 131, और 2020 में जो मानव विकास रिपोर्ट आई है उसमें भी भारत का स्थान 2031 ही है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। बताइए दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के 18-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के
प्रसंस्करण का एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों, जब बजट आया था 2018-19 का राजस्थान का, तो जयपुर में यह घोषणा थी कि जयपुर में यह मिनी प्लांट बनाया जाएगा, जिसमें कि ऊंटनी के दूध से संबंधित रिसर्चेज की जाएंगी। तो ये जयपुर उत्तर होगा आपका। अब ये सवाल घुमा के आ सकता है कि कौन से शहर में यह प्लांट, मिनी प्लांट उपस्थित है, तो आपका सवाल का जवाब होगा जयपुर। अगला सवाल, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 85 से 90 तक चली, इसमें मुख्यतः किस पर जोर दिया गया था? निर्धनता उन्मूलन, गरीबी हटाने पर, या फिर सुस्थिर विकास पर, या फिर खाद्य उत्पादन, रोजगार एवं उत्पादकता पर, या फिर तीव्र औद्योगिकरण पर? तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, खाद्य उत्पादन, रोजगार एवं उत्पादकता पर। अगला सवाल, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया? आपके विकल्प हैं पशुपालन, स्वास्थ्य प्रबंधन, सहकारी खेती या मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। अगला सवाल, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, जीएसटी कब लागू किया गया था इंडिया में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता है, बताइए फटाफट से। दोस्तों, जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। अगला सवाल, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की? आपके विकल्प हैं कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष IFAD, इंटरनेशनल फाउंडेशन एग्रीकल्चर, डी स्टैंड्स फॉर, और रतन टाटा ट्रस्ट ने मिलकर, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा रिलायंस उद्योग, या फिर विश्व बैंक तथा अदानी ट्रस्ट, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा गोयनका ट्रस्ट? तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, IFAD, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, यह है इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में मार्च 2017 के अंत में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना था? 2017 के अंत में राजस्थान में सड़कों का घनत्व प्रति 100 किलोमीटर कितना था, बताइए। आपका जो उत्तर सही है वह है विकल्प नंबर 1, 66.29 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर। ओके, let's move to the next question and the next question is on your screen। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? Which of the following formulates the fiscal policy of India? Your options are RBI, SEBI, Finance Ministry and last option is नीति आयोग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, अगला सवाल, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? बताइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयुष मिशन इन राजस्थान? योर ऑप्शंस आर पश्चिमी जिलों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना, राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना, या फिर राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना, या फिर राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। तो यह सवाल बिल्कुल आसान है, आपको इसका जवाब पता होगा। ये इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य में आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। अगला सवाल, वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का अंश कितना था?
तो दोस्तों उस समय सेवा क्षेत्र का जो परसेंटेज था वह था 55.2%। अगला सवाल, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प हैं सिंचाई के लिए परंपरागत विधियों को अपनाना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, वर्षा जल के संरक्षण की तकनीक को अपनाना, या फिर कृषि में यांत्रिक विधियों के प्रयोग को कम करना। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसको मोटिवेट करने के लिए यह ट्रेडिशनल परंपरागत कृषि विकास योजना जो है इसका मेन मोटिव यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के द्वारा, दोस्तों ये एक मिनट रुको, जैसे जैविक खेती जो होती है इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। जैविक खेती में किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं किए जाते हैं, और भारत का जो पहला राज्य जो पूर्णतः जैविक खेती से संपन्न राज्य है उसका नाम है क्या? बताइए कमेंट करके। मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ, मणिपुर और सिक्किम। इन दोनों में से एक राज्य ऐसा है जो भारत में पहला राज्य बना जिसमें पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है। आप सभी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के द्वारा प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है? आपके विकल्प हैं समेकित निधि, भारत का सार्वजनिक खाता, आकस्मिक निधि, या फिर उधार खाता। तो इस सवाल का सही जवाब है आकस्मिक निधि। कंटीजेंसी फंड जो होता है उसमें से पैसा निकाल के ऐसे खर्चों के लिए इसमें से पैसा निकाला जाता है कंटीजेंसी फंड में से, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा किस बजट में की गई? बताओ 14-15, 15-16, 16-17 या फिर 17-18 कौन से बजट में आई थी राजस्थान मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना? तो ये आई थी 16-17 वाले बजट में, ठीक है। अगला सवाल, एक मिनट यार, हिल गया सारा पेज, ये रहा। निम्नलिखित राजकोषीय उपायों में से किसे अर्थव्यवस्था को मंदी से उभारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प हैं सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय में कमी, करों में वृद्धि, या फिर विमुद्रीकरण को। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सरकारी खर्चों में वृद्धि, ठीक है। तो जिन्होंने भी कमेंट में इस सवाल का जवाब ये दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, सरकारी खर्चों में वृद्धि। निम्नलिखित तत्वों के कौन से समूह में उनके सबसे बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री संबंधित। Which set of the elements have 4, 5 and 6 electrons in their outermost orbit? तो आप सभी जानते हैं सिलिकॉन, नाइट्रोजन और सल्फर, इसके होते हैं ये 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? आपके विकल्प हैं 2002, 2010, 2016 या फिर 1975। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2010। जी हाँ दोस्तों, 2010 को ही जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? आपके विकल्प हैं सिलेनियम, टोकोफेरोल, कैरोटीनाइड्स या फिर कोलिकैल्सिफेरॉल। इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि आरपीएससी ने अपनी आंसर की से पेपर होने के बाद इस सवाल को डिलीट कर दिया था।
तो आप सभी कमेंट करके मुझे इस सवाल का सही जवाब बताइए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका सही जवाब क्या है अगले वीडियो में। निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है? आपके विकल्प हैं वन, घास स्थल, तालाब या फिर रेगिस्तान। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, तालाब में। ठीक है, देखो इंग्लिश में भी पढ़ो इस सवाल को। इसमें लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा पिरामिड यानी कि तालाब में ही देखा जाएगा। और अगला सवाल है 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रमोचन प्रक्षेपण किया। प्रमोचन वाहन जिसे इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है PSLV C37। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोबाइल संचार की 4G तकनीक में G अक्षर निम्नलिखित में से किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। G फॉर जनरेशन। ओके, तो जनरेशन के लिए आता है ये G। अगला सवाल, कौन से वन जीवोम की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है? आपके विकल्प हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, बोरियल या फिर टैगा। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, शीतोष्ण। अगला सवाल, मानव शरीर में कौन सा अमीनो एसिड नियासिन में परिवर्तित होता है? बताइए। इन ह्यूमन बॉडी विच अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू नियासिन? आपके विकल्प हैं टायरोसिन, वेलाइन, टायरप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड नियासिन में परिवर्तित होता है उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। चलिए अगले सवाल पे। भारत में, एक मिनट रुको, थोड़ा सा अप कर देता हूं, आपको ठीक से नजर आएगा। भारत अपने रक्षा मंत्रालय हेतु लड़ाकू विमान राफेल के क्रय की प्रक्रिया कर रहा है। इन लड़ाकू विमानों का उद्गम किस देश से हुआ? विकल्प हैं रूस, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। आप सभी जानते हो राफेल जो लड़ाकू विमान है वो फ्रांस द्वारा निर्मित है, तो सही जवाब है फ्रांस। इस सवाल का सही जवाब बहुत सारे लोगों ने कमेंट में अच्छा दिया है, थैंक यू। उपसर्ग नैनो किस शब्द से बना है? आपके विकल्प हैं फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है अरब, या फिर लैटिन शब्द जिसका अर्थ है अदृश्य, या फिर यूनानी शब्द जिसका अर्थ है बोना, या फिर स्पेनिश शब्द जिसका अर्थ है कण। तो दोस्तों, नैनो जो वर्ड है, नैनो शब्द की उत्पत्ति है यूनानी शब्द जिसका अर्थ है बोना। ठीक है, अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में HPCL राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया था? आपके विकल्प हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर कोटा। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 10, 7, 5 या फिर लेस देन 1? बताइए दोस्तों। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसका प्रतिशत 1 से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, दशमलव में उसका कुछ परसेंट होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला सवाल, लंदन धूम कुहा किस वर्ष में देखा गया? विकल्प हैं 1750, 1952, 1972 या फिर 2000 में। आपका सही जवाब कमेंट में आ जाना चाहिए फटाफट से। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 1952। अगला सवाल, N6 बहु असंतृप्त
वसी अम्ल का दूसरा नाम है। विकल्प हैं लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, पामिटिक अम्ल या फिर एरेकडानिक अम्ल। बताइए क्या होगा सही जवाब। आप सही विकल्प का चयन करके कमेंट में लिखिएगा 74 का सही जवाब। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या है। यह भी एक डिलीटेड प्रश्न था। अगला सवाल, विद्युत की मात्रा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट पूछी है चार्ज की। तो आपके विकल्प हैं एम्पियर, वोल्ट, कोलम्ब या फिर ओम। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, कूलम। चार्ज जो होता है उसकी ऐसा यूनिट है कूलम। चलिए दोस्तों, अब सवाल स्टार्ट हो गए हैं आपके रीजनिंग से संबंधित, तो देख लेते हैं। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब आप इसको सही हल कर लेंगे तो इस सवाल का सही जवाब आएगा विकल्प नंबर 1, 90,000 मत। ठीक है। अगर रीजनिंग के इन किसी सवालों में आपको दिक्कत आए, आपसे हल ना हो, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा इस सवाल को हल करने में। ठीक है। और अभी आप आंसर्स देख लीजिए। यहाँ 2 कॉलम में से ये 77वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ 2 कॉलम में से दूसरे कॉलम नंबर 2 में दी गई संख्या पहले कॉलम में दिए गए अक्षरों के कूट हैं। प्रत्येक अक्षर तथा उसके कूट का परीक्षण करते हुए प्रत्येक अक्षर का कूट पहचानिए तथा निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको ना ये 2 कॉलम दिए गए हैं, तो आपको इनका यूज करके निक शब्द का कूट बताना है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, आंसर विकल्प नंबर 4। ठीक है, कि ज्ञात ही नहीं किया जा सकता निक शब्द का कूट। अगला सवाल, एक धन चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों में 4,850 रुपए तक बढ़ता है तथा 3 वर्षों में 5,335 रुपए हो जाता है। वार्षिक ब्याज दर क्या है। जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो आपका सही जवाब जो निकल के आएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, 10%। अगला सवाल, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों तथा आयतों की संख्या का अंतर। आपको नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है इस सवाल में, इसमें आपको दोनों चीजें की संख्या पहले गिन लेनी है, त्रिभुज और आयत, और फिर दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो जब आप इसे हल कर लेंगे और सही से हल करेंगे तो हल करके जरूर देखिएगा। और अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना कौन से सवाल में आपको दिक्कत आई है, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो आपका सही उत्तर है 79 क्वेश्चन का, वह है ऑप्शन नंबर 2, 8। ओके। अगला सवाल, ए तथा बी बहनें हैं, आर तथा एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस के साथ क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है और 80th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मौसी। अगला सवाल, 2 मिश्र धातुओं में तांबे तथा टिन का अनुपात क्रमशः 3:4 है तथा 1:6 है क्रमशः। यदि प्रथम मिश्र धातु से 7 किलोग्राम तथा द्वितीय मिश्र धातु से 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है तो नई मिश्र धातु में तांबे तथा टिन का अनुपात ज्ञात करिए। तो दोस्तों, जब आप इसे बिल्कुल सही हल कर लेंगे तो इसका विकल्प नंबर 1 निकल के सही उत्तर आएगा, 3:11। अगला सवाल, यहाँ एक कथन के पश्चात 3 की जा सकने वाली कार्यवाहियां 1, 2 तथा 3 हैं। आपको कथन में दिया गया सब कुछ सत्य मानते हुए निर्णय करना है कि सुझाई गई 3 में से तर्कपूर्ण रूप से कौन सी कार्यवाही की जानी चाहिए। कथन है, मानसून के समय मलेरिया रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। कथन को आपको सत्य मानना है। इस कथन को सत्य मानते हुए कार्यवाही दे रखी है
विधानसभा में यह प्रश्न उठाना चाहिए। जनता द्वारा इसकी रोकथाम के लिए किए जा सकने वाले उपायों की सरकार द्वारा पर्याप्त सूचना प्रसारित की जानी चाहिए। तीसरी कार्रवाई है मानसून के समय में सभी अस्पतालों को मलेरिया रोगियों के उपचार हेतु सही प्रकार से सुसज्जित करना चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, केवल 2 तथा 3। अगला सवाल, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इसके पश्चात दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बाढ़ राहत हेतु विभिन्न स्रोतों से कुल एकत्रित राशि पाई चार्ट में दर्शाई गई है। दोस्तों, इस पाई चार्ट का यूज करके आपको इन सभी सवालों का जवाब देना है। आप सभी इसे जरूर हल करके देखिएगा, काफी मदद मिलेगी आपको आने वाले एसआई एग्जाम में ऐसा करोगे तो। और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सवाल में तो मुझसे जरूर पूछना कमेंट में, ओके। तो 84th, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है ये? 83 का जो आंसर है वह मैं आपको बता रहा हूं। 83 क्वेश्चन का आंसर है विकल्प नंबर 2, ठीक है, 1:3। अगला सवाल, श्रृंखला दे रखी है और पूछा है कि आगे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। आपको दे रखा है 15, 35, 77 और 143। तो अगला जो नंबर आएगा वह है 221, ठीक है, 221 आएगा दोस्तों। अगला सवाल 85 जो सवाल है यह लिखा हुआ है, यहाँ एक कथन के पश्चात 2 तर्क 1 तथा 2 हैं। आपको निर्णय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है तथा कौन सा कमजोर तर्क है। उत्तर दीजिए। कथन है, क्या विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? उसके तर्क दे रखे हैं, हाँ, यह विश्वविद्यालयों में अकादमिक वातावरण तैयार करने में सहायक होगा। दूसरा, नहीं, भविष्य में कोई राजनेता हमें नहीं मिल सकेगा। और आपके विकल्प दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा तर्क सही है, नहीं है, बताना है आपको। और इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, केवल तर्क 1 मजबूत है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है यार, तर्क 2 मजबूत नहीं है, क्योंकि अगर लगा देते हैं ये छात्र चुनाव पर अगर रोकथाम लगा दी जाती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी नेता नहीं मिलेगा, ऐसा कोई गलत बात है ये, तो ये मजबूत तर्क नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, जयपुर का परकोटा शहर अभी हाल ही में समाचारों में चर्चा में क्यों था? आपके विकल्प हैं, परकोटा में मेट्रो रेल का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ, परकोटे के नीचे मध्यकालीन कालखंड की एक लंबी सुरंग खोजी गई, सरकार ने परकोटे के बाजारों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है, या फिर परकोटा नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो इस सवाल का सही विकल्प बताइए। यह है विकल्प नंबर 4, परकोटा नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अगला सवाल, प्रतीक हजेला कौन है? प्रतीक हजेला कौन है? विकल्प हैं, रूस में भारत के नए राजदूत, भारत के नवनियुक्त चुनाव आयुक्त, जम्मू और कश्मीर के नवनियुक्त राज्यपाल, या फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आसाम राज्य के समन्वयक। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आसाम राज्य के समन्वयक। अगला सवाल, प्रधानमंत्री के विज्ञान तकनीकी एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद के मुखिया हैं। कौन है मुखिया भाई इस परिषद के? विकल्प हैं, के विजय राघवन, एस किरण कुमार, मंजुल भार्गव, या फिर वी के सारस्वत। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, के विजय राघवन। अगला सवाल, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? आपके विकल्प हैं, ढाका में, बैंकॉक में, कोलंबो में, या फिर थिम्पू में। बताइए दोस्तों।
बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? इस सवाल का सही जवाब है ढाका में। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ ही बटन, जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसके बगल में घंटी का आइकन है, उसको आप ऑल पे सेट कर लीजिएगा, तभी आपको हमारे चैनल द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। अगर आप केवल सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं और साइड वाले घंटी को ऑल पे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको फिर भी हमारे चैनल का वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिस नहीं जाएगा, तो आप पीछे रह सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गई घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। 24 फरवरी 2018 को मेलबर्न में जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत मेडल प्राप्त करने वाला भारतीय जिम्नास्ट कौन बना? आपके विकल्प हैं दीपा करमारकर, रोहन मोरे, अरुणा बुर्दा रेड्डी या फिर दीपक कुमार। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, अरुणा बुद्धा। ठीक है, अरुणा बुद्धा रेड्डी। अगला सवाल, यूएस ओपन टेनिस 2018 की महिला एकल खिताब की विजेता बताइए। 2018 में यूएस ओपन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता था? इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, नाओमी ओसाका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी अब तक के एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है? बताइए, सौरभ चौधरी, शार्दुल विहान, विनेश फोगाट या फिर हिमा दास। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, शार्दुल विहान। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। अगला सवाल, पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य है? आपके विकल्प हैं संस्कृत को शिक्षा के माध्यम के रूप से विकसित करना, संस्कृत की कंप्यूटर की भाषा के रूप में विकसित उपयोगिता पर शोध करना, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पठन और लेखन को प्रोत्साहित करना, लगभग विलुप्त हो रही भारतीय भाषाओं को संरक्षित करना। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, हिंदी और अन्य राजकीय भाषाओं के पठन और लेखन को प्रोत्साहित करना, पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित कीजिए जिसने हाल ही में संपन्न एशियाई खेल 2018 में किसी एकल स्पर्धा में पदक जीता। तो दोस्तों उस समय जो 2018 में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो पदक जीता गया था उसका खिलाड़ी का नाम बताना था और खिलाड़ी का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था। यह क्वेश्चन डाउटफुल था, तो आज आप इसका आंसर सर्च करके कमेंट में बताइएगा। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। कामकासा के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के मध्य एक समझौता है। अगला विकल्प, अगला कथन, यह दोनों राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों में अभिवृद्धि करेगा। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? आपके विकल्प हैं केवल ए सत्य है, केवल ब सत्य है, ए और ब दोनों सत्य हैं, ना तो ए ना ही ब सत्य है। बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर ए, केवल ए सत्य है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। अमेरिकी सीनेटर जॉन मैककेन के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे एरिजोना से सीनेटर थे। वे वर्ष 2008 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गणतंत्र दल के नामांकित व्यक्ति थे। बताइए कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल ब, ए और ब दोनों सत्य हैं या फिर कोई भी सत्य नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला सवाल, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन है मुख्यमंत्री राजे ने इस योजना का शुभारंभ जयपुर में एक सरकारी विद्यालय में किया।
अगला कथन, योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर तथा 6 से 8वीं तक 200 मिलीलीटर गर्म दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा। अगला विकल्प, सरकारी क्षेत्रों में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बताओ इसका क्या सही जवाब क्या होगा। विकल्प है केवल ब तथा स, ए तथा ब या फिर चारों ऑप्शन। इसका सही जवाब आप सर्च करके नेट से और कमेंट में बताना, क्योंकि आरपीएससी ने इस सवाल को डिलीट कर दिया था। जो भी सवाल पेपर में कंफ्यूजन करने वाले थे उन सभी को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। तो इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए सर्च करके नेट से। अगला सवाल 98th क्वेश्चन, ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपके विकल्प हैं ML श्रीवास्तव, ब्रजभूषण, पी कृष्णा शेट्टी या फिर उत्तम पाचारणे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उत्तम पाचारणे। अगला सवाल, सोनम वांगचुक के अतिरिक्त दूसरे भारतीय जिन्होंने इस वर्ष 2018 रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता। दोस्तों आप देखिए, यह सवाल पूछा गया था 2018 का रोमन मैगसेसे पुरस्कार किसने जीता। विकल्प थे संजीव चतुर्वेदी, बेजवाड़ा, विल्सन, भरत वाटवानी या फिर प्रकाश आमट। और आपका आंसर था विकल्प नंबर 3, भरत वाटवानी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। जिनसन जॉनसन ने अभी हाल ही में संपन्न एशियाई खेल 2018 में 2 पदक जीते। एशियाई खेल 2018 में 2 पदक जीते। उनके पदकों के सही विवरण को चिन्हित कीजिए। किसमें जीते उन्होंने बताइए। 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता और 800 मीटर दौड़ में रजत जीता, या फिर 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता था, 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, या फिर 1500 में दौड़ में रजत जीता, 800 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता। बताइए फटाफट से। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और 800 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता। तो दोस्तों लाइक करिएगा वीडियो को, आपके रिश्तेदारों और आपके दोस्तों से जो इस सब की तैयारी करते रहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके साथ शेयर करिएगा, उनको मदद मिलेगी, आपको धन्यवाद करेंगे वो लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका अपना ही चैनल है, आपके लिए ही है, आपकी मदद के लिए ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वीडियो की लाइक एम 1000 लाइक है, उसको ज़रूर पूरा करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।